नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। क्योंकि दोस्तों ALP CV2 के आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। 2 और 6 तारीख को आपका ALP का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी तैयारी आप अच्छी कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे, बेस्ट कर रहे होंगे। और दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है और आपने ये नोटिफिकेशन कई सारे यूट्यूब चैनलों पर देख भी लिया होगा कि ALP की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, जिसका दोस्तों फुल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। और कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं वो भी आप सभी ने देख लिया होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, डेट कब से, जो कि फॉर्म आपके कब से स्टार्ट है वो तो मैं भी बताऊंगा और आप पहले भी कहीं देख चुके होंगे। लेकिन दोस्तों फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना है सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये चीज़। और कौन सा आपके लिए सेफ जोन रहेगा, कौन सा डेंजर जोन रहेगा, उस हिसाब से भी आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ किस जोन में हैं, सबसे कम किस जोन में हैं, ये भी आपको देखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो फॉर्म अप्लाई करने का जो तरीका है उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है, यानी क्या बदलाव किया गया है, वो आपको देखना है। क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी चूक, ऐसा ना हो पिछली बार की तरह आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। एक छोटी सी चूक दोस्तों आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है और आप कभी भी जो है दोस्तों शायद ALP में अप्लाई कर ही नहीं पाओ। तो दोस्तों बड़े ध्यान से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, सारी चीज़ याद रखनी है। चलिए दोस्तों डिटेल में सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि ALP की वैकेंसियाँ हैं जिसे हम कहते हैं दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट। और इसकी ओपनिंग डेट दोस्तों, ओपनिंग यानी कल जो आपकी गई है 12 तारीख, 12/4/2025 से इसके दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपने फॉर्म जो स्टूडेंट हैं जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें दोस्तों फॉर्म अप्लाई करना है 11/5/2025 से पहले। यानी दोस्तों क्लोजिंग डेट क्या है 11/5/2025 और ओपनिंग डेट क्या है दोस्तों 12/4/2025। वहीं दोस्तों फीस पेमेंट की डेट क्या रखी गई है इनके द्वारा 13/5/2025। और मॉडिफिकेशन की डेट जो रखी गई है वो रखी गई है दोस्तों 14/5/2025 से 23/5/2025। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको पता ही है दोस्तों ALP लेवल 2 की वैकेंसियाँ हैं और इनिशियल पे जो है आपका 19,900। और मेडिकल जो है इसका दोस्तों A1 मेडिकल होता है। आयु वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था, इन्होंने आयु रखी थी 18 से 33 वर्ष। लेकिन इन्होंने क्या किया है दोस्तों, उसी आयु को दोबारा से फिर दोस्तों 18 से 30 वर्ष कर दिया है। यानी जो 3 वर्ष के लिए आपकी छूट मिली थी आपको, उसे इन्होंने समाप्त कर दिया है। लेकिन दोस्तों देखिए, वो छूट मिली थी कोरोना की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों, कोरोना की वजह से। लेकिन दोस्तों आप कमेंट में बताना कि आपको छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपका क्या मानना है। जबकि मेरा मानना है दोस्तों आपको छूट मिलनी चाहिए, लेकिन आप कमेंट में फिर भी बताना कि छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और इसके लिए दोस्तों आप आवाज़ उठाएं और वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बताना है कि वीडियो को जो आपका एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है इसे उठाया जाए या नहीं उठाया जाए। और क्या है दोस्तों, मतलब एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बाकी 18 से 30 इन्होंने जो है एज रिलैक्सेशन एज रखी है। वहीं SC ST को 5 वर्ष की छूट है और OBC को 3 वर्ष की। बाकी एक्स सर्विसमैन को उनके हिसाब से है ही, ठीक है दोस्तों, जो कि हम आगे देखेंगे। ये रहा दोस्तों SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष। बाकी ये सभी हैं एक्स सर्विसमैन UR EWS वालों के लिए, और एक्स सर्विसमैन OBC NCL वालों के लिए, और एक्स सर्विसमैन SC ST वालों के लिए अलग से है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और आगे दिया गया है दोस्तों फीस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपको 500 जनरल के लिए, ठीक है दोस्तों। और SC ST और एक्स सर्विस जनरल और OBC और EWS के लिए है दोस्तों ये 500। वहीं SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर और आपका दोस्तों
माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमीज बैकवर्ड वाले जो हैं दोस्तों आपके, उनके लिए फ़ीस है 250 रुपये। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और फीस भरते समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको साथ में ले जाने हैं। आपका आधार कार्ड और आपका दोस्तों जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल वाला, और आपका दोस्तों 10वीं की मार्कशीट। क्योंकि दोस्तों इन्होंने कहा है कि 10वीं की जो मार्कशीट है आपकी, उसी के हिसाब से आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसी के हिसाब से दोस्तों आपका नाम जो है वो वहाँ पर मैच किया जाएगा। ठीक है। और जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, तो वो हम पहले बाद में बताएंगे दोस्तों। पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, ये तो नॉर्मल चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। ये CVT 1 जो है होगा दोस्तों ALP का, उसका ये सिलेबस है, जहाँ पर दोस्तों आपको CVT फर्स्ट में दोस्तों आपके लिए ये रहा, जिसमें दोस्तों 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 1/3 की नेगेटिव होगी, जिसमें दोस्तों मिनिमम पास मार्किंग जो होगी दोस्तों एलिजिबिलिटी 40%, UR और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% रहता है। ये आपको पता होना चाहिए। जबकि इसका सिलेबस देखें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सिलेबस की अगर हम बात करें, मैथ आएगी आपके पास, मैथमेटिक्स, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग के। ये रहे दोस्तों यहाँ से लेकर, 1 मिनट दोस्तों, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। वहीं जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सारी चीज़ें। और एक जनरल अवेयरनेस, जिसमें दोस्तों करंट साइंस, टेक्नोलॉजी साइंस तो पहले ही पूछ ली जाएगी, लेकिन आपसे क्या है दोस्तों, करंट और जीके ज़्यादा पूछे। 4-5 प्रश्न करंट के आते हैं, 4-5 प्रश्न ही जीके के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर दोस्तों फर्स्ट CVT फर्स्ट का सिलेबस है ये। वहीं CVT 2 के सिलेबस की हम बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। और 2.5 घंटे का समय होता है आपके पास और 175 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट A में दोस्तों 90 मिनट का समय होता है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वहीं पार्ट B में दोस्तों 60 मिनट का समय होता है और 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/3 की नेगेटिव होती है। वही दोस्तों EWS और UR के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर पास मार्किंग जो होता है दोस्तों, ये आपका रहा होता है पार्ट A में। और पार्ट B में आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपका पार्ट B होता है। ये जो है होता है दोस्तों आपका केवल और केवल क्वालिफाई पार्ट होता है। यानी आपको इसमें केवल और केवल क्वालिफाई करना होता है। इसका कोई परसेंट नहीं होता है, ना ही इसका कोई परसेंट जुड़ता है। केवल आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप सारी चीज़ें अच्छी तरह CVT 1 भी कर लेते हो, CVT पार्ट A भी कर लेते हो और आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आपको जो है परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद ना आप साई को दे पाओगे ना कुछ भी। तो ट्रेड पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है दोस्तों। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट निकलते ही ट्रेड में हैं। तो इसमें 35%, 75 का 35% आपको मार्क लाना होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सिलेबस आपको पता ही है दोस्तों। मैथमेटिक्स आती है, पार्ट A की बात कर रहे हैं दोस्तों। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपकी आती है। ठीक है दोस्तों। और पार्ट B की बात करें तो ये आपके ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और 35% जो है आपको लाना होता है टोटल क्वेश्चन का। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। तो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसियों की, किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अहमदाबाद जोन, ये इधर आपके RRB हैं, इधर आपका जोन है। ये आपकी जो है 2 कैटेगरी हैं, ये टोटल है आपका और ये एक सर्विसमैन वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में वैकेंसियाँ हैं दोस्तों
वेस्टर्न रेलवे में केवल आपकी यूआर की 223, एससी की 74, एसटी की 37 और ओबीसी की 130 और ईडब्ल्यूएस की 33। यानी टोटल आपकी वैकेंसियाँ कितनी है अहमदाबाद में दोस्तों? 497 वैकेंसियाँ हैं। वहीं दोस्तों अजमेर की बात करें तो यहाँ पर एनडब्ल्यूआर में अलग हैं और डब्ल्यूसीआर में अलग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यूआर की एनडब्ल्यूआर की अगर हम बात करें तो 162 यूआर की, एससी की 262 और एसटी की 73, ओबीसी की 133 और ईडब्ल्यूएस की 49 और दोस्तों टोटल हैं आपकी 679 और ये एक्स सर्विसमैन वाली हैं, ये आपको याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों मैं आपके लिए टोटल वैकेंसी बताते चलता हूँ, बाकी आप अपनी कैटेगरी हिसाब से देख लेना। वहीं दोस्तों डब्ल्यूसीआर में अगर हम अजमेर में बात करें तो टोटल वैकेंसियाँ हैं 141। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ कितनी हुई अजमेर में दोस्तों? 9 और 1 10 0 2 820 टोटल वैकेंसियाँ हैं। कितनी दोस्तों? 820। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों प्रयागराज में तो एनआर में टोटल वैकेंसियाँ हैं 80 और एनसीआर में टोटल वैकेंसियाँ हैं प्रयागराज में 508। तो 588 टोटल वैकेंसियाँ हैं आपकी। वहीं दोस्तों भोपाल की बात करें तो डब्ल्यूआर में आपकी टोटल वैकेंसियाँ हैं 46 और डब्ल्यूसीआर में टोटल वैकेंसियाँ हैं 618। तो टोटल वैकेंसियाँ कितनी हुई दोस्तों? 664 वैकेंसियाँ। ठीक है दोस्तों, भोपाल में कितनी है टोटल? 664 वैकेंसियाँ। वहीं दोस्तों भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 928। आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं बिलासपुर की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी हैं 568। चंडीगढ़ में दोस्तों टोटल वैकेंसियाँ हैं 433 और चेन्नई में चेन्नई में वैकेंसियाँ हैं टोटल 362। वहीं गोरखपुर में क्या है दोस्तों? 100 वैकेंसियाँ हैं। गुवाहाटी में दोस्तों 30 वैकेंसियाँ हैं और दोस्तों जम्मू एंड श्रीनगर में टोटल आपकी 8 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक भी वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों से मेरा कहना है कि आप याद रखना दोस्तों, फॉर्म भरते समय ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वैकेंसियाँ नहीं है। तो होगा क्या? कुछ नहीं, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है आपको, आपका समय बर्बाद होगा। तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों कोलकाता की। कोलकाता और मालदा यहाँ पर इन्होंने मिलाकर दिए हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों कोलकाता में टोटल वैकेंसियाँ हैं 262 एसीआर में और ईआर में दोस्तों ये आपकी इस प्रकार से हैं दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। और ईआर में टोटल है 458। तो 720 वैकेंसियाँ हैं टोटल, ये आपको याद रखना है कोलकाता में। वहीं दोस्तों मालदा की बात करें तो ईआर में दोस्तों टोटल वैकेंसियाँ हैं 410 और मालदा में टोटल वैकेंसियाँ हैं 24। तो टोटल वैकेंसियाँ कुल मिलाकर कितनी हुई दोस्तों? 434 वैकेंसियाँ। वहीं दोस्तों मुंबई की बात करें तो एससीआर में टोटल 22 हैं, सीआर में 376, डब्ल्यूआर में 342। तो टोटल वैकेंसियाँ कितनी हुई आपकी दोस्तों? आपकी हुई दोस्तों, आप जोड़ लीजिए 406 और 2 8 और 2 10 0 11 2 13 1 14 740 टोटल वैकेंसियाँ हैं मुंबई में, ठीक है दोस्तों। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो 89 वैकेंसियाँ हैं। पटना में टोटल 33 वैकेंसी हैं दोस्तों। वहीं रांची की बात करें तो रांची में टोटल वैकेंसियाँ आपकी 578 ईसीआर में हैं और एसईआर में 635 हैं। तो टोटल कितनी हुई दोस्तों? 3 और 1 और 12, यानी 1213 वैकेंसियाँ आपकी कहाँ हैं दोस्तों? रांची में। टोटल वैकेंसी 1213 हैं। वहीं दोस्तों सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एससीआर में टोटल हैं आपकी 967 और ईसीओआर में टोटल है 533। तो टोटल वैकेंसी कितनी हुई दोस्तों? 0 0 1500 टोटल वैकेंसियाँ हैं आपकी कहाँ दोस्तों? सिकंदराबाद में। वहीं सिलीगुड़ी की बात करें तो 95
और तिरुवनंतपुरम में बात करें तो दोस्तों 148। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपकी कहाँ है दोस्तों, सिकंदराबाद। यानी सबसे टॉप जोन आपकी बार आपका रहने वाला है दोस्तों सिकंदराबाद। यानी सबसे बेस्ट वैकेंसियाँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ अपने आप में रखने वाला जो जोन है आपका वो है सिकंदराबाद। और सेकंड नंबर पर है दोस्तों आपका रांची। कौन सा है दोस्तों, रांची। ठीक है दोस्तों। और वहीं थर्ड नंबर पर है दोस्तों आपका मुंबई, सबसे बेस्ट जोनों में। और सबसे कम जो वैकेंसी वाला जोन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है आपका जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद है दोस्तों आपका गुवाहाटी। और फिर उसके बाद है दोस्तों आपका कौन सा, पटना। तीन तीन जोन मैंने आपके लिए बता दिए। तो सबसे बेस्ट जोन मुंबई, रांची और सिकंदराबाद। और सबसे कम वैकेंसी वाला जोन जो है, जिसमें पहला है दोस्तों आपका ये रहा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। फिर है आपका दोस्तों गुवाहाटी। और थर्ड नंबर पर कौन सा है दोस्तों आपका, ये रहा दोस्तों आपका पटना। तो इन जगहों पर आपको बड़े ध्यान से फॉर्म भरना है दोस्तों, बड़े हिसाब से। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि है क्या। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने एक सबसे बड़ा बदलाव किया है। और इन्होंने जो बदलाव किया है वो मैं वैसे ही आपके लिए बता देता हूँ कि जो आपका जब फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड, एक तो अपना आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों। एक आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट ले जानी है। इस मार्कशीट में जो आपकी DOB है यानी डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो नाम है, ठीक है दोस्तों, वो सेम होना चाहिए आधार कार्ड में भी और उसमें भी। अगर किसी का नहीं है, कोई मिस्टेक है, तो दोस्तों आप उसमें सबसे पहले जो है आपको 2 से 3 दिन होता है, 5 से 6 दिन लगते हैं वेरीफाई होने में। आप आधार कार्ड में चेंज करा सकते हो, उसे बदलवा सकते हो। ठीक है। अपना नाम सही करवा लो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो तो उसे सही करवा लेना, या आपका जो निवास स्थान है, जो आपका पता है, उसे सही करवा लेना। और दूसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, जो आपका फ़ोटो है। क्या दोस्तों, फ़ोटो जो होता है, आधार कार्ड में पता नहीं दोस्तों कब आपका आधार कार्ड बना, उसमें फ़ोटो बहुत पुराना है, 10वीं आपने मान लीजिए बहुत समय पहले की, ना जाने पता नहीं कब की, तो उसमें फ़ोटो और पुराना है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले आपका न्यू फ़ोटो लगभग दोस्तों 1 माह है पुराना होना चाहिए, 1 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। या फिर आप नए फ़ोटो खिंचवा लें, और सफ़ेद बैकग्राउंड वाला फ़ोटो होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों सफ़ेद बैकग्राउंड वाला। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सफ़ेद बैकग्राउंड वाला फ़ोटो होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट में और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, नाम और पता। तभी जाकर आप फॉर्म अप्लाई करना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आपके लिए बता दी हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।